हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ इंग्लिश लिटरेचर और प्लस ओकैब्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चंस आपकी एग्ज़ाम्स में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आई होप आप लोग अपने स्टडी के दौरान कॉपी और पेन अपने साथ लिए होंगे और ये क्वेश्चंस को ध्यान से देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए आज का अपना ये सेशन। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, मिडिल्टन मरे हैज क्रिटिसाइज। मिडिल्टन मरे ने क्रिटिसाइज किया था, आलोचना किया था द क्रिटिकल वर्क ऑफ। किसके क्रिटिकल वर्क की उन्होंने आलोचना किया था? तो क्या मिडिल्टन मरे साहब ने विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क की आलोचना किया, या जॉन मिल्टन के, या एलियट के, या मैथ्यू आर्नोल्ड? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी.एस. एलियट। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। एट क्रॉस रोड, ये एक फ्रेज है, एट क्रॉस रोड। और इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन कंफ्यूजन, या टू इनवाइट ट्रबल, या इल फीलिंग, या इजी लाइफ। तो एट क्रॉस रोड का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कंफ्यूजन में होना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टू बी इन कंफ्यूजन। नेक्स्ट, एड वंस फिंगर्स, एड वंस फिंगर टिप्स और इंड्स, ये एक आइडियोम्स है। और इसका मतलब क्या है? ऑन अकाउंट ऑफ, या टू बी एक्सपर्ट इन, या टू सरेंडर, या ग्रेजुअली। तो एड वंस फिंगर टिप्स और इंड्स का मतलब होता है किसी भी काम में निपुण होना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू बी एक्सपर्ट इन। नेक्स्ट, एड वंस विट्स इन, इसका मतलब क्या है? टू विड्रा, या टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, डिफिकल्ट प्रॉब्लम, या टू एक्ट सेल्फलेसली। तो एड वंस विट्स एंड का मतलब होता है पूरी तरह से कंफ्यूज होना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट, एड सिक्सेस एंड सेवेंस, ये तो इंटर से लेकर के हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है? कन्फर्म, या इन कंफ्यूजन, या इन डिसऑर्डर, या टू विड्रॉ, या मोर देन वन ऑफ एबोव। तो एट सिक्सेस एंड सेवेंस का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ एबोव। क्यों? क्योंकि इन कंफ्यूजन, एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब इन कंफ्यूजन भी होता है और इन डिसऑर्डर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। बी एंड सी ये दोनों इसके आंसर हैं, लेकिन करेक्ट जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ई, मोर देन वन ऑफ एबोव। अ फूल्स पैराडाइज, इसका मतलब क्या? टू लिव इन हैप्पीनेस, टू लिव इन सैरो, टू लिव इन इल्यूजन, टू लिव इन कंफ्यूजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अ फूल्स पैराडाइज। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, टू लिव इन इल्यूजन। नेक्स्ट, वन हु हेल्प्स द स्ट्रेंजर एंड हेल्पलेस, वो व्यक्ति जो अजनबी लोगों की और असहाय लोगों की मदद करता है,
उसको ग्रेट गन बोलते हैं, या लेडीज मैन बोलते हैं, या गुड समैरिटन बोलते हैं, या पास्टमास्टर बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स, ना तो ग्रेट गन होगा, ना लेडीज मैन मीन्स लवर ऑफ वुमेन्स, और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर है अ गुड समैरिटन। गुड समैरिटन उसे बोलते हैं जो अजनबी और असहाय लोगों की मदद करता है। नेक्स्ट, अ मैन हु ऑलवेज ओबे, एक व्यक्ति जो हमेशा अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन करता है, एंड रिमेन सबमिसिव टू हर, और उसके प्रति समर्पित रहता है। तो क्या वो उसे लेडीज मैन बोलेंगे, या हैंडपेक्ड हस्बैंड बोलेंगे, या मैन ऑफ स्ट्रॉ बोलेंगे, या गुड समैरिटन बोलेंगे? गुड समैरिटन का तो मतलब आप जानते ही हैं कि वन हु हेल्प्स द हेल्पलेस एंड स्ट्रेंजर। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब अप्रभावी व्यक्ति होता है। लेडीज मैन लवर ऑफ वुमेन, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि वो उसका गुलाम हो। तो सही मतलब होता है जोरू का गुलाम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अ हैंडपेक्ड हस्बैंड। अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होगा? प्रोसेक्टिंग, या लाइट पोसेशन, या बर्डनसन पोसेशन, या सोर्स ऑफ ट्रबल? प्रोसेक्टिंग मामूली वस्तु। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बर्डनसम पोसेशन, मतलब एक ऐसी संपत्ति जो आपको भार लगती है, तो उसे बोलते हैं अ वाइट एलिफेंट। नेक्स्ट, द होली ग्रेल इन वर्ड द थंडर सेट, ये द वेस्टलैंड का एक पार्ट है, वर्ड द थंडर सेट, और इसमें एक टॉपिक है द होली ग्रेल। तो होली ग्रेल को कहाँ भी रखा गया था? ऑन द टॉप ऑफ माउंटेन, पर्वत की चोटी पर, या चैपल पेरिलस में, या इन द किंगडम ऑफ थेब्स में, या मैग्नस मार्टियर में? तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये आरपीएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा यूपी पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। होली ग्रेल को रखा गया था कहाँ? ऑप्शन नंबर बी, चैपल पेरिलस में। अ कर्टेन लेक्चर, कर्टेन लेक्चर का मतलब क्या होता है? स्कोल्डिंग ऑफ हस्बैंड, किसी पति को डांटा जाए उसकी पत्नी के द्वारा, और वो प्राइवेट अकेले में। जब कोई पत्नी किसी पति को अकेले में डांटती है तो उसको कर्टेन लेक्चर बोलेंगे। स्कोल्डिंग ऑफ ए वाइफ, या पति जो है पत्नी को डांटे, या प्रेजिंग ऑफ हस्बैंड, या पत्नी के द्वारा जब पति की प्रशंसा की जाए, या पत्नी की पति के द्वारा प्रशंसा की जाए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब कोई पत्नी अकेले में पति को डांटने का काम करती है तो वो कहलाता है कर्टेन लेक्चर। ब्लू बुक, ब्लू बुक का मतलब क्या है? अ लव लेटर, लव लेटर को ब्लू बुक बोलते हैं, या एन ऑफिशियल लेटर, या गवर्नमेंट रिपोर्ट, या फार्मर्स रिपोर्ट? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अ गवर्नमेंट रिपोर्ट। ओके, नेक्स्ट, अ फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर को क्या स्टूपिड पर्सन बोलेंगे, या इम्पोर्टेंट पर्सन बोलेंगे, होमलेस बोलेंगे, या स्टेबल पर्सन बोलेंगे? करेक्ट आंसर है होमलेस। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट। इन द वेस्टलैंड एंड फोर्टास, वेस्टलैंड में एक करेक्टर है, उसको बोलते हैं एनफोर्टास। और एनफोर्टास क्या है? द किंग ऑफ थेब्स, या ब्रेयोनाइट, या ओडियस फादर, या फिशर किंग? या एनफोर्टास कौन है? एनफोर्टास, करेक्ट आंसर है एनफोर्टास को ही बोलते हैं द फिशर किंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट, मिस्टर यूजिनाइड्स, मिस्टर यूजिनाइड्स इन फायर सरमन,
फायर सरमन में एक करेक्टर है मिस्टर यूजिनाइड्स, वो क्या फोनिशियन सेलर हैं या नाइट हैं या इंग्लिश मर्चेंट हैं या सिमेरियन मर्चेंट हैं? तो क्या हैं? यूजिनाइड्स कौन है? यूजिनाइड्स एक सिमेरियन मर्चेंट हैं। नेक्स्ट, द ड्रॉन्ड फोनिशियन सेलर इन डेथ बाय वाटर। डेथ बाय वाटर एक पार्ट है द वेस्टलैंड का, जो आया था कब? 1922 में। किसके द्वारा? टी.एस. इलियट के द्वारा। और वो ये जो फोनिशियन सेलर है ये किस चीज का प्रतीक है? डेथ का, या सेक्स का, या डिस्ट्रक्शन का, या फर्टिलिटी गॉड का? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलिटी गॉड का प्रतीक है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द गेम ऑफ चेस। गेम ऑफ चेस जो वेस्टलैंड का एक पार्ट है, और इसका थीम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लव एंड सेक्स, बी, बर्थ एंड रिजेनरेशन, सी, स्टेरिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ, एंड नन। तो गेम ऑफ चेस का जो थीम है, धार्मिक बंजरपन यानी ऊसरपन, यानी धार्मिक भावनाओं का अभाव, और मीनिंगलेसनेस, और इसके अलावा एक तरह से बिना उद्देश्य के जो कार्य होते हैं उनके बारे में है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टेरिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। जीवन का जब कोई उद्देश्य नहीं होता तो उसको बोलते हैं मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। और तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और ये भी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द थीम ऑफ गेम ऑफ चेस क्या? स्टेरिलिटी एंड मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, इन द वेस्टलैंड हीरोनिमो। वेस्टलैंड में एक हीरोनिमो है, और हीरोनिमो नामक करेक्टर क्या है? अ डच पेंटर ऑफ 15th सेंचुरी, या इटालियन पेंटर ऑफ 15th सेंचुरी, एन इंग्लिश सेलर, या एन इंग्लिश पेंटर? तो हीरोनिमो फ्रेंड्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक इटालियन पेंटर था, और किस सेंचुरी का? 15th सेंचुरी का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ही हु वॉज लिविंग इज नाउ डेड। वो जो जिंदा था, नाउ डेड, अब मर चुका है। ये लाइन किसके लिए रेफर की गई है? क्या टायरेसियस के लिए, या यूजिनाइड्स के लिए, या क्राइस्ट के लिए, या फ्लैप्स के लिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्राइस्ट के लिए, जेजस क्राइस्ट के लिए लाइन बोली गई है। नेक्स्ट, इन द वेस्टलैंड द ओल्ड मैन विद रिंकल फीमेल ब्रेस्ट। वेस्टलैंड में एक बूढ़ा व्यक्ति है, और जिसके पास महिलाओं जैसे ब्रेस्ट हैं। तो उसको क्या फिशर किंग बोलते हैं, या यूनाइट्स बोलेंगे, टायरेसियस बोलेंगे, या फोनिशियन सेलर बोलेंगे? तो करेक्ट आंसर है ओल्ड मैन विद रिंकल फीमेल ब्रेस्ट। इट वाज नन अदर बट टायरेसियस। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रेफर्ड इन द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखित किस प्ले को मेंशन किया गया है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैमलेट। हैमलेट को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, द बरियल ऑफ डेड इन इलियट्स वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड में बरियल ऑफ जो डेड है, उस ये किस विषय पर है? डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर, या फिलोसफिकल मेडिटेशन, या इमेज ऑफ जजमेंट, या ब्राइब लिरिकल पिटिशन? तो बरियल ऑफ डेड पूरी तरह से निराशा पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, डिसइल्यूजनमेंट एंड डिस्पेयर। नेक्स्ट, द वेस्टलैंड ऑफ टी.एस. इलियट इज इन फॉर्म ऑफ। टी.एस. इलियट का जो वेस्टलैंड है, फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग, या एक्सटेंडेड डायलॉग, या डिस्कसिव डिबेट, या लिटरेरी डिस्कशन? तो वेस्टलैंड जो टी.एस. इलियट का है, ये किस चीज पर
निर्भर है। तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अ फ्रेगमेंटरी मोनोलॉग। नेक्स्ट, pick out the literary source to which Eliot owes the title of his poem The Wasteland। वेस्टलैंड का जो करेक्ट सोर्स है वो क्या है? मेटामॉर्फोसिस है, या गोल्डन बा है, फ्रॉम रिचुअल टू रोमांस है, या हार्ट ऑफ डार्कनेस है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द रिचुअल टू रोमांस। रिचुअल टू रोमांस और जेसी वेस्टन ने इसको लिखा था। जेसी वेस्टन का ये वर्क है। और मेटामॉर्फोसिस ओविड का वर्क है, जो आपको मालूम है ये है। इसके अलावा द ग्रेट लीजेंड इन टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड में ये ग्रेट लीजेंड का जो थीम है ये कहाँ से लिया गया है? क्या रिचुअल टू रोमांस से, या डिवाइन कॉमेडी से, या प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स से, या मेटामॉर्फोसिस से? तो as I told you, Ritual to Romance was written by whom? Weston। और Divine Comedy by Dante, written in Tarjarima। The Prologue to Canterbury Tales, Chaucer। और मेटामॉर्फोसिस ओविड का ये वर्क है। और तो ग्रेट लीजेंड का जो थीम है जो लिया गया है कहाँ से? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिचुअल टू रोमांस से। नेक्स्ट, आइए देखते हैं इलियट्स एसे द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। टी.एस. इलियट का जो वर्क है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, इसके कितने पार्ट हैं? फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट्स, या 3 पार्ट्स, या 4 पार्ट्स, या 5 पार्ट्स? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 पार्ट्स। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म टी.एस. इलियट्स रिप्लाई टू। फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म में टी.एस. इलियट ने रिप्लाई किया है किसको? आई.ए. रिचर्ड्स को, या नॉर्थऑफ फ्राई को, या मिडल्टन मरे को, या रेने वेलोक को? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिडल्टन मरे को ये एक रिप्लाई था। मिडल्टन मरे के वर्क का ये एक रिप्लाई था। तो फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।